नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सियासत नगरी की एक और दिलचस्प एपिसोड। आज हम बात करने जा रहे हैं इस मुद्दे की जिसने भारतीय राजनीति में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। जातिगत जनगणना की मांग। ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और विपक्षी दलों से लेकर आम आदमी तक सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। आखिर जातिगत जनगणना से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है, और क्या यह वाकई में समय की जरूरत है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जातिगत जनगणना क्या है और क्यों हो रही है इसकी मांग। जातिगत जनगणना का अर्थ है देश की जनसंख्या को जातियों के आधार पर वर्गीकृत करना। भारत में इसकी मांग बहुत पुरानी है और इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जातिगत आंकड़े 1931 में आखिरी बार इकट्ठे किए। इस आधार पर कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई, लेकिन 90 साल पुराने आंकड़े कितने सटीक हो सकते हैं, यही सवाल अब उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में भी मांग उठाई गई है कि जनसंख्या के अनुसार पिछड़े और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि इससे वंचित समूहों की सही पहचान की जा सके, जो सामाजिक न्याय और संवैधानिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। नेहरू से लेकर वीपीसी तक भारत में जातिगत जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई और आखिर बार ये 1931 में की गई। हालांकि 1941 में भी जातिगत जनगणना की गई, लेकिन इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। स्वतंत्रता के बाद 1951 से 2011 तक की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही डाटा अलग से तैयार किया, जबकि ओबीसी और अन्य जातियों के आंकड़े कभी इकट्ठे नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों की परिभाषा और विकास का स्वरूप तय करना था। हालांकि इस आयोग की सिफारिशों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बीजेपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों की पहचान की और 1980 में अपनी रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के आधार पर वीपीसी की सरकार ने 1990 में ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किया। यूपीए सरकार और जातिगत जनगणना का अधूरा सच साल 2010 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर दबाव पड़ा, जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से की। अंततः मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। इस पर 4,893 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार ने इन आंकड़ों को क्यों छुपाया। अब बात आती है कि क्या है जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान, और इसके होने से किसकी जीत और किसकी हार हो सकती है। जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे वंचित और पिछड़े वर्गों की सही पहचान हो सके, जिससे उनके लिए बनाने जाने वाली नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इससे यह भी पता चल सकेगा कि किन जातियों को वाकई में आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है। हालांकि इसके राजनीतिक नेतार्थ भी कम नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टियां इसे भाजपा के ओबीसी कार्ड के खिलाफ एक बड़ा हथियार मानती है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में सफल होता है तो भाजपा का बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है, खासकर उन पिछड़ी जातियों को जो हिंदुत्व की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साल 2021 में संसद में केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया था कि 2021 की जनगणना जातिगत होगी या नहीं। इस पर सरकार का साफ साफ जवाब था कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही अलग से आंकड़ा तैयार किया जाएगा, यानी कि ओबीसी और अन्य जातियों की सारणी तैयार करने की कोई योजना नहीं है। यह माना जा रहा है कि भाजपा 2024 के चुनाव से पहले हिंदुत्व के अपने एजेंडे को और मजबूत करना चाहती है और जातिगत जनगणना इसे कमजोर कर सकती है। तो दोस्तों, जातिगत जनगणना का यह मुद्दा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति का नया मोड़ भी हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या जातिगत जनगणना वाकई समय की जरूरत है या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? अब अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड।